Today we have Dr. Karan, national team doctor and ASBC member and all these other things also. You can introduce yourself. Mr. Gupta, you want? I think Sachet is not here, so we start. Good afternoon, Dr. Khan and all friends. And today's session will be taken by Dr. Khan. He will put on the light on all the aspects, medical aspects of boxing, which are important or which are required for a boxing coach. Now I ask Mr. Santiago to request Dr. Khan to start. Yeah, doctor, it's yours. I will put on the presentation. I will manage from here. Good afternoon, सबको नमस्कार. तो सब ऑलमोस्ट जानते ही हैं मेरे बारे में. मैं डॉक्टर करण अपनी एलीटमैन बॉक्सिंग टीम के साथ हूं. तो अभी आज का जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो कॉमन इंजरीज के ऊपर होगा. So next, so Santiago, it's better to talk in Hindi only. You can talk in Hindi. Yeah, that's okay. Okay. सबसे पहले तो मैं यही बात बताना चाहूंगा कि जो बॉक्सिंग है, आप सारे जानते हैं बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है, ये इंजरी से भरा हुआ है. पूरा रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें और इसमें बहुत सारा की इंजरीज होती हैं. नॉर्मली जो हम लोग कंसीडर करते हैं बॉक्सिंग की इंजरीज के लिए, और उसमें हमारा मेन कंसंट्रेशन और फोकस जो होता है वो हेड इंजरीज के ऊपर हम ज्यादा करते हैं. बट ऐसा नहीं है. बॉक्सिंग जितनी भी हमें अगर देखा जाए तो इसमें और भी बड़ी इंजरीज आती हैं. कहीं 100% बॉक्सर्स मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ में वो उनको कहीं ना कहीं एक मेजर इंजरी जरूर आती है. तो इसमें हमारा और हमारे जो कोचेस हैं, ट्रेनर हैं और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, जो हम सारे मिलके काम करते हैं, तो हमारा जो फोकस होना चाहिए कि हमें एक बॉक्सर को एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है और उसकी इंजरी लेवल मैक्सिमम से मिनिमम करके लेके जाना है और अचीवमेंट उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए. तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ ट्रेनिंग पार्ट नहीं आता, इसमें बहुत सारे और रोल आ जाते हैं जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन चीजों को भी कंसीडर करें. तो इसमें सबसे बड़ी बात है, पहले अर्लियर ये होता था, पहले ये होता था कि सिर्फ एक फोकस जो होता था कि कोच के ऊपर होता था. तो कोच बल्कि सब कुछ ध्यान रखते थे, लेकिन विद टाइम हमारा इंडिया ने भी इतनी प्रोग्रेस कर ली है, इतना कुछ कर लिया है कि हमारे साथ स्पोर्ट्स स्टाफ जुड़ा होता है, साइंटिस्ट जुड़े होते हैं, जो सारा कुछ हम कोऑर्डिनेट करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं. तो वो स्ट्रॉन्ग टीम जो है, इट मींस नेवर वॉक अलोन, मतलब कि आपको सबको साथ लेके चलना है. तो जो सारे जो एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं जो हमें बाकी चीजों में काम आते हैं, वो इन इंजरी प्रिवेंशन में काम आएंगे. तो लेकिन टीम जो हो आपकी, वो एक क्वालिफाइड टीम होनी चाहिए, एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए. अब उसमें अगर हम देखें जो प्लेयर्स हैं, हम किसी भी गेम की बात करें, लेकिन हमारा जो मेन फोकस यहाँ बॉक्सिंग का है, तो अगर हम बॉक्सर्स की बात करें, जो टॉप लेवल्स पे पहुंचते हैं एथलीट्स, जो जितनी मेहनत करके आए होते हैं, इन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया होता है, उनमें टैलेंट होता है, उनके कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, ब्रेन होता है, लेकिन वो कभी कभी वो इतने लकी नहीं होते कि उनकी इंजरी हमेशा के लिए उनसे बचाव रखे, उनसे दूर रखे. नेक्स्ट, तो इसीलिए हमें बल्कि वो जो लक फैक्टर है उनका उनमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो कॉमन इंजरीज इन बॉक्सिंग, जो बेसिक इंजरीज की मैं बात करूंगा, वो उसके ऊपर फोकस करेंगे. और उसको जो मेरा इंजरीज क्या है, वो मैं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा आप लोगों को. मेरा मेन फोकस ये होगा कि हम आपको थोड़ा सा इंजरीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस होगा उसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है ताकि बॉक्सर जल्दी से वापस आ जाए. नेक्स्ट, अगर हम शुरू करें ऊपर से, सिर से शुरू करें, तो हमारा हेड इंजरीज जो है, सबसे पहले जो बॉक्सिंग में मेन फोकस होता है, मतलब अगर आप जनरल पॉपुलेशन को पूछें तो उनके लिए बॉक्सिंग मींस हेड इंजरीज और कट्स वगैरह. तो उसमें हमें सबसे ज्यादा जो मीडिया में लोग नोट करते हैं, जनरल पॉपुलेशन नोट करती है, वो इसी पे ऊपर फोकस होता है. तो इसमें जो आगे 3 तरह की डिविजन्स हो जाती हैं, कंकशन आती है, सबड्यूरल हेमाटोमास आते हैं, ब्रेन ब्रूज होते हैं. ये मैंने अपनी जो मेडिकल क्लास थी, शायद कई लोगों ने वो अटेंड की होगी, तो उसमें भी मैंने ये काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो उसके बाद आपकी फेस है,
फेस में आपके कट्स आ जाते हैं, ब्रूज आ जाते हैं, नेजल इंजरीज हो जाती हैं, आपकी लिप्स की इंजरीज हो जाती हैं, ईयर पे आपके ट्रॉमा हो जाता है। फिर उसके बाद अगर उससे थोड़ा सा नीचे जाए, नेक में इंजरीज हैं, तो हम अपर लिम्ब से स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट अगर फेस इंजरीज के बाद हम कंसीडर करें तो शोल्डर डिसलोकेशन बहुत कॉमन होता है। ड्यूरिंग आपने कंपटीशन देखा होगा, उसमें भी काफी इंजरीज होती हैं इसमें। रोटेटर कफ स्ट्रेन, जो शोल्डर के जो 4 छोटे मसल्स होते हैं, हम लोग जो बाहर देखते हैं वो बड़ा मसल होता है डेल्टॉइड का, लेकिन इसके अंदर जो छोटे 4 मसल होते हैं वो उसकी इंजरी होती है। फिर एल्बो की इंजरी होती है। रिस्ट एंड हैंड, आप सबको पता है कि मोस्ट कॉमन इंजरीज इन द बॉक्सेस, सबसे ज्यादा कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेन्स हो जाते हैं, स्ट्रेन्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो अपर बैक इंजरीज काफी कॉमन हैं। अपर बैक में हम अलग से इंजरीज, क्योंकि हमारी जो बॉक्सर्स की बॉडी मूवमेंट होती है वो ऊपर की ज्यादा होती है, लोअर बैक की इंजरीज होती हैं। फिर लोअर लिम्स में अगर हम नीचे से शुरू करें, अपना हिप जॉइंट से शुरू करें, तो वहां से देखें तो नी में, फिर उसके बाद एंकल, ये बाकी पूरी लेग्स को अगर हम डिवाइड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आपको हर एक चीज में कहीं ना कुछ मेजर पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है जो नेक्स्ट में करता है। नेक्स्ट, अभी हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से ही, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट ब्रेन इंजरीज, तो ये मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था उस टाइम भी। आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, थोड़ी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले कंकशन। कंकशन आपने देखा होगा कि जो बॉक्सर्स हम कई बारी बॉक्सिंग बाउट के दौरान आपको क्या होता है कि जो पंच लगते हैं उसमें नॉकआउट होता है। आपको पंच लगा, आप गिर गए, ठीक है, तो वो क्या होता है, मेटाबॉलिक केमिकल चेंजेस, ब्लड फ्लो की चेंजेस बॉडी में आती हैं, ब्रेन में आती हैं, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग है वो थोड़ी देर के लिए हिल जाता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही पंच लगा बॉक्सर गिर गया, लेकिन वो 7-8 सेकंड जब आपको जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्होंने टाइमिंग्स रखी हुई है, 8 सेकंड में वो बॉक्सर रिकवर कर जाता है, तो वो इसीलिए दिया होता है कि हमको वो टाइम मिल जाता है रिकवर करने के लिए। तो उसमें क्या है कि जब आपको चोट लगी, आपका जो बिल्कुल फॉर ए सेकेंड्स आपका वो ब्रेन का सिस्टम हिल गया, तो आपको वो इंजरी होगी। और ये जो ब्रेन इंजरी होती है, अगर आप ये इसमें ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो आपको ये डायग्राम दी है, तो एक तो आपको ड्रेसिंग की है, रेड सा पोर्शन है, जो इसके दोनों स्कल और इसके बीच में जो ब्रेन पार्ट है, ये कंकशन मोस्टली इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा जेली की तरह पार्ट होता है, तो इसमें जब भी एक पंच लगता है तो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है विद इन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन बहुत टाइटली पैक्ड होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से सर्टेन केमिकल चेंजेस होती है। तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है, पेशेंट बाद में हेडेक कंप्लेन करता है, नोजिया होता है, हेडेक होती है उसको। तो ये सारी चीजें उसके उसमें आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसका गेट हो जाता है समटाइम, ये सारा उसके जो फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट आता है सबड्यूरल हेमाटोमा। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो हमारा ब्रेन जो जेली जैसा पार्ट होता है उसको एक शीट से कवर किया होता है। वो जब शीट कवर करते हैं, वो शीट में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको हम नसें जैसे खून बोलते हैं ना, खून की नसें होती हैं। कई बार वो इम्पैक्ट इतना जोर से होता है कि वो जो नसें होती हैं वो ब्लीड कर जाती है। उस ब्लीडिंग की वजह से क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, सपोज कहीं एक पोर्शन पे आपको पंच लगा, इतना स्ट्रांगली पंच लगा कि उससे आपका जो अंदर ब्रेन शेक हुआ, उसने ब्लड वेसल्स को डैमेज कर दिया, तो उस पोर्शन पे आपका ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होने की वजह से जो क्लॉट बनता है, क्योंकि वो ब्लीड करेगा, उसके पास कहीं जगह नहीं है जाने के लिए, तो वो उसी जगह पे प्रेशराइज करेगा, तो वो क्लॉट बनेगा। वो जो क्लॉट बनेगा उसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। ये जो सबड्यूरल हेमाटोमा, ये कंकशन से थोड़ी सीरियस कंडीशन है। जो भी बॉक्सिंग में डेथ्स होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं। कंकशन की वजह से डेथ नहीं होगी, कंकशन कन्वर्ट हो सकता है सबड्यूरल हेमाटोमा में अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए तो इसीलिए ये आपको ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, जिसको हमें डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोचेस को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि और बॉक्सर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पंच लगता है, बॉक्सर बेहोश हो जाता है, आप थोड़ी देर बाद वो होश आ जाएगा, उसको उठा के आप ले जाएंगे, आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास प्रेशर होता है, कंपटीशन ज्यादा होते हैं, तो आप बाकी लड़कों पे फोकस करना शुरू कर देते हो। तो शाम को उसकी कंडीशन, हालत जो उसकी खराब होना शुरू हो जाती है, उसको हेडेक होगी, वॉमिटिंग्स हो जाएंगी, नोजिया हो जाएगा,
उसका गेट डिस्टर्ब हो जाएगा, विजन इम्पेयर हो सकती है, उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें आ सकते हैं। तो इस कंडीशंस को अगर आपको लगता है कि अगर बाई चांस उसको पंच लगा है, तो आप उसको इमीडिएटली इस कंडीशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट करें या अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो प्रेफरेबली उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज सेरिब्रल कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है कि इट्स लाइक ए ब्रेन ब्रूज। ब्रूज आपने देखा होगा लोकल लैंग्वेज में हम जिसे मील बोलते हैं, जैसे कभी पंच लगता है आपको, तो पंच लगने के बाद क्या होता है कि आपकी वो जगह नीली हो जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली ब्लीडिंग हुई होती है, छोटा मोटा जो वेसल होता है आपका, ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं या नसें बोलते हैं खून की, वो उससे पंचर हो जाता है तो उस जगह पे खून इकट्ठा हो जाता है। इसमें और सबड्यूरल हेमाटोमा में ये डिफरेंस होता है कि सबड्यूरल हेमाटोमा में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इसमें मामूली सी ब्लीडिंग होती है और थोड़ा सा सिम्टम्स आते हैं, इसके हल्के से सिम्टम आएंगे और ये विद इन 3-4 डेज सबसाइड कर जाते हैं। तो ये मिनिमम कंडीशन होती है जिसमें आपकी थोड़ा सा ब्लड लीक करता है, ब्रूज सा हो जाता है, जो 2-4 दिनों में ब्लड अपना रिसीड कर जाता है, वहां से निकल जाता है। तो आपको ये सिम्टम्स इसमें भी सेम, इन तीनों कंडीशंस में सिम्टम्स सेम होंगे आपको, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा जो सबड्यूरल हेमाटोमा होगा उसमें सिम्टम्स आपके विद टाइम बढ़ना शुरू करेंगे, आपको कंप्लेंट्स ज्यादा हो जाएंगी, आपको दिक्कत ज्यादा आ जाएगी। कंकशन में 6-7 दिन के बाद आपके सिम्टम्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब 6-7 से 10 दिन में लगते हैं। सेरिब्रल कंट्यूजन में 3-4 दिन के बाद आप ठीक हो जाते हैं। तो ये आपको ये कंडीशंस का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर बाई चांस बॉक्सर को चोट लगती है तो उसको आप फॉलो करें कि उसको कोई तकलीफ बढ़ तो नहीं रही है। अगर उसको कल सिर दर्द कम थी, आज ज्यादा तो नहीं होगी। अगर बराबर है या कम हो रही है तो इसका मतलब वो इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन अगर वो तकलीफ बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी दिक्कत भी अंदर बढ़ रही है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसमें ये सिम्टम्स आ गए, इसमें जो मैंने आपको बताया कि हेडेक होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, विजुअल गेट एबनॉर्मलिटीज होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें जितने भी होंगे वो सारे इसमें इन फीचर्स में आएंगे और इसमें फर्क सिर्फ इतना होगा, कईयों में सिम्टम्स ज्यादा होंगे, कईयों में सिम्टम्स कम होंगे। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट इज द फेशियल इंजरी। हम फेस की अगर बात करें तो बॉक्सिंग में आपने सबसे कॉमन जो होता है, जो हेड इंजरीज होती हैं वो रेयरली दिखती हैं आपको, लेकिन जो कट्स होते हैं वो सबसे पहले आपको दिखेंगे। नेजल ब्लीड होगी वो सबसे आपको दिखेंगे। कट्स आपको पूरे फेस पे आ सकते हैं, वही ब्रूज हो सकता है, टूथ एंड लेबियल इंजरी होती है। आपने देखिए गम शील्ड इसीलिए पहनाई जाती है ताकि उसकी वजह से आपको टूथ के जो आपके दांतों की चोट है उसको बचाव आ जाए। लेबियल मतलब होंठों की इंजरी है, होंठों पे भी कई बार कट्स लगते हैं आपको। नेजल इंजरीज होती है, नेजल में फिर आपको आपने देखा एपिस्टेक्सिस होता है, ब्लीड करता है, नेजल फ्रैक्चर हो जाते हैं, सेप्टल डिविएशन होती है, उसमें सेप्टम आपका जो है कि जो आपका नाक है वो टेढ़ा हो जाता है। तो इसमें ये जो थोड़े से कट्स हैं, मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें ये कट जो है इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर आपने देखिए हेड गार्ड्स अभी है नहीं है हमारे, होपफुली जल्दी आ जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन हम जितनी भी स्पारिंग करते हैं, स्पूल फाइट करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, हम हेड गियर पहन के करते हैं, लेकिन कंपटीशन हमें विदाउट हेड गार्ड करना पड़ता है। तो उस कंपटीशन के दौरान की कुछ इंजरीज हैं जिसमें आपने देखा होगा ये कट्स हैं, डिफरेंट किस्म के कट्स आते हैं। कोई लीनियर कट होता है, बिल्कुल जैसे सबसे ऊपर वाला देखें बिल्कुल स्ट्रेट कट लगा हुआ है। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे 2 कट लगे हुए हैं, तो ये कई बार ये लेसरेटेड से कट आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके वो जिगजैग सा हुआ, लेसरेटेड सा हो गया हुआ है, जिगजैग से कट हो जाते हैं। तो इनका आप इसमें प्रिवेंशन क्या है कि आप उस इमीडिएटली आप इसको शिफ्ट ही कर सकते हैं, डॉक्टर को स्टिच करवाना जो अकॉर्डिंग वो डॉक्टर का काम है वो देख लेगा। तो कट्स में प्रिवेंशन आपकी यही है कि आप हेड गार्ड्स पहने। नेक्स्ट, या ये आप इस पे देखेंगे जो फेस को एक रेड लाइन से कवर किया हुआ है, तो ये इसको हम अगर आप इसको पिक्चर को उल्टा करेंगे ना तो आपको ये बेल बनी हुई दिखाई देगी, घंटी होती है ना जो, तो इसको हम इन्वर्टेड बेल बोलते हैं, जो मैक्सिमम लोगों को पता है, और इसको हम डेंजरस एरिया ऑफ फेस बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि डेंजरस एरिया जो फेस है, ये इस पार्ट में इंजरीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जब बॉक्सिंग होती है। अगर आप इसको एक और दूसरी तरह से रिलेट करें, अगर आप हेड गार्ड की शेप देखें तो यही पोर्शन एक्सपोज होता है और इसी पोर्शन पे सबसे ज्यादा इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। और हमारे मेडिकल टर्म्स में भी लिखा गया है कि अगर इस पोर्शन पे इंजरी होती है तो आपको इसको प्राइम कंसर्न पे देखना है,
ताकि अगर आपको लगे इस पोर्शन पे इंजरी है तो वो जो रिंग साइड डॉक्टर होगा वो इमीडिएटली डिसाइड करेगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि इस पोर्शन पे रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं बॉक्सर के लिए। ये कुछ पिक्स हैं, अगर आप इसमें देखें तो लड़की को ब्रूज स्वेलिंग सी आई हुई है आईज के पास, तो ये ड्यूरिंग इंजरी पार्ट है। ये हमारी मेरे ख्याल वर्ल्ड चैंपियनशिप की या नेशनल की बात है। नेक्स्ट, इसमें आपको मैं सिर्फ पिक्स दिखाऊंगा दिखाने समझाने के लिए। अगर ये देखें तो दोनों आईज इसमें ब्लू हो गई हैं। ये इमीडिएटली ब्लू नहीं होती है, ये इफेक्ट आता है 2-3 दिन के बाद। और इसमें क्या होता है, अगर आपके आईब्रोज की लाइन के ऊपर कहीं आपको चोट लगती है तो ब्लड जो होता है ना वो आपकी आंखों के, अगर कई बार आप सोचते हो कि मुझे कोई पंच तो लगा नहीं आंख में, लेकिन मेरी आंखें कैसे नीली हो गई, उनमें स्वेलिंग कैसे आ गई, तो उसका रीजन क्या होता है कि ये जो हमारी अपनी आईब्रोज होते हैं, इसकी जो लाइन होती है, इसके ऊपर अगर आपको कहीं पे भी पंच लगता है और वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है तो वो ब्लड अल्टीमेटली आपकी आंखों के आगे पीछे आके कलेक्ट हो जाता है और वो इमीडिएटली नहीं दिखता। आपको नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो आपकी आंखों में स्वेलिंग आई होगी, एकदम से आंख काली हो जाती है, तो वो ये फैक्टर्स बाद में आते हैं आपको। तो ये एक वो कारण है ऊपर से ब्लड रिसीड होके आंखों के आगे जमा होने का। नेक्स्ट, अब नेजल फ्रैक्चर्स और नेजल डिसलोकेशन, अगर आप अपनी ऊपर वाली पिक्चर देखेंगे तो आप खुद इसको देख सकते हैं कि इसका नाक आदमी का कितना टेढ़ा है। तो ये बॉक्सिंग के दौरान आपको जब पंच लगता है, कई बार हार्ड पंच लगने से आपका नाक अच्छा खासा सीधा होते हुए, अच्छा मतलब एकदम से जो अंदर का अपना सॉफ्ट पार्ट होता है, नाक को अगर 2 हिस्सों में देखें, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली ऊपर बोनी पार्ट होता है और नीचे जो है सेप्टल पार्ट होता है। तो बोनी पार्ट में अगर पंच लगेगा तो वहां फ्रैक्चर होने आते हैं, क्योंकि वो उसको हम फ्रैक्चर, हड्डी का जब टूटेगी तो वो फ्रैक्चर बोलेंगे। लेकिन जो क्या है, कई बार जो सेप्टल पार्ट है नीचे, वो वहां से टूट के टेढ़ा हो जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि बोन फ्रैक्चर ही हो सकती है, बोन फ्रैक्चर होने के साथ आपकी अपनी पोजीशन से अलग भी जा सकती है, तो डिसलोकेशन भी हो सकती है। तो इसमें नेजल इंजरीज में जो फ्रैक्चर और डिसलोकेशन जब जोर हिट होती है तो उसकी वजह से हो सकता है। और उससे नीचे देखें नेजल ब्लीडिंग, अगर आप देखेंगे ब्लू वाले को ब्लड दिख रहा है आपको, एंड दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि जो नए बॉक्सर्स होते हैं और कई बॉक्सर्स की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही उनको थोड़ा सा भी पंच नाक पे लगेगा तो उनको नाक से ब्लीडिंग, खासकर ये अर्ली स्टेज में जो नए बॉक्सर्स स्टार्ट करते हैं अपना कैरियर, उनमें बहुत कॉमन होता है कि पंच लगता है और नाक से ब्लीडिंग आ जाती है, और लोग फिर इसके लिए एक इनह्यूमन गेम मानना शुरू करते हैं, देखो जी ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन विद टाइम आपको जो आपका सेप्टम है, जो आपका नाक का अंदर का पोर्शन है, वो इतना हार्ड हो जाता है तो ब्लीडिंग नहीं होती है बाद में। इसमें अब अपर लिम्ब की बात करें तो इसमें शोल्डर डिसलोकेशन बहुत कॉमन है, रोटेटर कफ स्ट्रेन है, एल्बो की इंजरीज होती हैं, रिस्ट एंड हैंड इंजरीज होती हैं, स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स हो जाते हैं। ये पिक देखें, इसमें अगर आप खुद आप मकी से आपको क्या फील होता है, ये लगता है मुझे यहाँ से इस पिक्चर से ये गैस होता है कि इसने अपना शोल्डर मकी इसका जो जिस साइड पे ये बैंड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो उससे लगता है कि इसका शोल्डर निकल गया है। और ये शोल्डर निकलना क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है, बड़ा कॉमन कई बॉक्सेस में देखा जाता है कि जो हमारे नीचे के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप जोर से फोर्सफुली पंच मारते हैं तो उसके साथ क्या है, वो मसल उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते। जो ऊपर के मसल स्ट्रांग होते हैं वो ऊपर तो रोक लेते हैं, लेकिन नीचे के मसल वीक होने की वजह से वो डिसलोकेशन हो जाती है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं कि बड़ी बार देखा कि हम कई बारी कोचेस या प्लेयर क्या करते हैं, जब 2-3-4 बार वो डिसलोकेशन होती है वो खुद ही उसको खींच के ऊपर चढ़ा लेते हैं। और इसकी एक एग्जांपल इस बार नेशनल में मैंने खुद देखी थी। हमारे जो बहुत अच्छे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट टिंको सिंह, जो भी कोच भी थे उस टाइम, आजकल ठीक नहीं है, तो उस टाइम नेशनल में उन्होंने जब वो किया था, क्या कहते अपने बॉक्सर्स को लेके आए थे, तो उसमें एकदम से उनको एक लड़का उनके साथ था, बहुत अच्छा बॉक्सर था, लेकिन वो इमीडिएटली मैंने देखा कि उसने अपना कंधा पकड़ा और रेफरी को हाथ खड़ा करके वो कॉर्नर पे चला गया। और डिंको सिंह कोच साहब ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसका कंधा पकड़ा और जोर से ऐसे झटका दिया और उसको फिर बोला चल खेलने के लिए। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। आप उसको उस टाइम तो ठीक कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं उससे अंदर कितनी इंजरी हो सकती है, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर उसकी डिसलोकेशन होती है, उसका ट्रीटमेंट करवाइए और उसकी रिहैबिलिटेशन करवाइए, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज रोटेटर कफ स्ट्रेन। ये
आपने सुना होगा बड़े सारे बॉक्सर बोलते हैं कि हमें कंधे में दर्द है, और वो कंधे में दर्द कहाँ पे है, एक पिन पॉइंट दर्द होती है कई बारी। तो ये रोटेटर कफ क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है 4 मसल्स का। इसमें सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, ये 4 मसल्स होते हैं जो शोल्डर के अंदर से आते हैं। जो डेल्टाइड ऊपर मेजर कवर करता है, ये छोटे मसल होते हैं और ये इनिशिएट करते हैं कोई भी मूवमेंट को। तो इसमें क्या है कि इन पोर्शंस में ये छोटे मसल होते हैं, और कई बार क्या होता है इनका फंक्शन हमें समझ नहीं आता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी इंजरीज को क्या करते हैं कि जब भी इनकी इंजरीज होगी तो उसमें क्या है कि ये आपकी मूवमेंट को पेनफुल कर देंगे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट को पेनफुल कर देंगे। तो उससे क्या है कि आप बाकी आप सोचते हो कि आपने हाथ ऊपर उठाया तब दर्द नहीं हुई, लेकिन जब नीचे लाया तब दर्द हो गई। कईयों को जब आप बॉक्स में कि आप हाथ ऊपर शुरू ही करते हैं तब पेन होती है, लेकिन जब ऊपर ले जाते हैं फिर कुछ नहीं होता। तो इन चारों मसल्स का अलग अलग फंक्शन है। तो ये चीज डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मसल को इंजरी हुई है। कई बार 2 को भी हो सकती है, कई बार एक को होती है, कई बार कॉम्बिनेशन में हो जाती है। तो ये इसमें स्ट्रेन होता है, और इसको रेस्ट के साथ आपकी रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी हो जाती है। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर नहीं करवाएं, क्योंकि ये छोटा मसल है, अगर टियर हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये बाद में दिक्कत करता है। अब ये देखें, इसमें जो मैंने ब्रूज की बात की थी, इसमें स्ट्रेन हो गया मसल को। इसमें बाइसेप को मसल को इंजरी हुई है। अगर आप ये देखें बाजू के एल्बो से थोड़ा सा नीचे, तो ये सारा ब्लू हुआ है। ये क्या है, बेसिकली मसल को इंजरी हुई है, उसमें ब्लीडिंग हो गई है, और वो आप देखेंगे आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंट लग रहा है बाइसेप। तो थोड़ी सी इसमें स्वेलिंग है, और उसकी वजह से जो नीचे जो ब्लू हुआ है वो बेसिकली ब्लड है। तो ये मसल को स्ट्रेन होने की वजह से मसल का टियर हो जाता है, इसमें उस ब्लीडिंग भी होती है, प्लस वो ब्लड जो है, प्लस वो उसके साथ जो फ्लूइड निकलता है वो आपको स्वेलिंग कर देता है। ब्लड थोड़ा सा हैवी होने की वजह से वो नीचे को रिसीड कर जाता है, और इसमें सारा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इस जो नील पड़ा हुआ है, ब्रूज हुआ है, तो ये 10-15 दिन में मैक्सिमम ठीक हो जाता है। स्वेलिंग को आपका जो उसके आगे ट्रीटमेंट में आपको शेयर करूंगा इसके साथ। नेक्स्ट, अभी सबसे कॉमन जो बॉक्सर्स कंप्लेन करते हैं, स्वेलिंग, हाथ में पेन, रिस्ट में पेन। अगर आप इनको डिफरेंट डेफिनेशंस के हिसाब से चलेंगे, बॉक्सर नकल हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, बेनेट्स फ्रैक्चर होते हैं, बॉक्सर फ्रैक्चर होते हैं, बॉसिंग हो जाती है। तो अगर आप सबसे पहले ऊपर वाली पिक्चर देखेंगे तो आपने देखा मिडल फिंगर के ऊपर स्वेलिंग हुई है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे छोटे बर्साज होते हैं, इनमें रिकरेंट चोट लगने की वजह से इनमें स्वेलिंग आ जाती है। और अगर आप इसका स्टार्ट में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये विद टाइम इतना हार्ड हो जाता है, ये फाइब्रोज्ड हो जाता है कि जो टिश्यू होता है जिसमें डैमेज हुआ होता है, जिसमें फ्लूइड अकोमोलेट होता है, तो वो क्या करता है कि विद टाइम में एक दूसरे के साथ जो टिश्यूज होते हैं ना, वो बाकी पोर्शन के साथ जुड़ना शुरू कर जाते हैं। जो टेंडन होते हैं, जो लिगामेंट्स हैं हमारे बॉडी के और हाथ के, उसके साथ वो जुड़ना शुरू कर जाते हैं, और फाइब्रोसिस हो जाता है, और ये परमानेंट हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट होता है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में, अगर आपको शुरू में अगर ये स्वेलिंग दिख रही है, तो बेस्ट पार्ट होता है कि आप इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करें, इसको डिले ना करें। क्योंकि ये जब जितना डिले होगा, आप थोड़ी देर के लिए पेन किलर खाएंगे, देसी फार्मूले जो हमारे बॉक्सर्स करते हैं, इसको सेक देंगे, रेत के सेक देंगे, आइसिंग करेंगे, वो टाइम बिंग के लिए ठीक होते हैं। लेकिन विद जब भी कभी आप फिर हार्ड पंच करते हैं तो फिर वो दोबारा रिकरेंट हो जाता है, तो उसमें फिर वो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अगर आप लेफ्ट साइड पे थंब देखेंगे तो ये लिगामेंट का स्प्रेन हुआ है। ये लिगामेंट टूटता है जब आपने कभी देखा होगा बॉक्सर का कभी अंगूठा खुला रह जाता है, कभी कभी गलती से रॉन्ग टेक्निक हो जाती है, या पंच ऐसे लगता है, तो इस पोर्शन पे उसको पेन होती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हैंड के लिगामेंट्स होते हैं, क्योंकि जो लिगामेंट्स होते हैं इनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से इनकी हीलिंग भी बहुत स्लो होती है, इसको टाइम ज्यादा लगता है। अगर आपको मसल इंजरी है उसमें आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिकवरी के लिए चाहिए होते हैं वो इमीडिएटली मिल जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन इस केसेस में क्या है कि इसमें टेंडन्स में, लिगामेंट्स में ब्लड फ्लो बहुत कम होता है, तो इसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने के लिए। अगर आपको ऐसी कभी इंजरी आती है तो आप इमीडिएटली इसमें प्रिवेंशन लें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं और रिहैबिलिटेशन के लिए जाएं। और अगर नीचे देखें आप, फ्रैक्चर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये बॉक्सर्स फ्रैक्चर है, बहुत कॉमन होता है। जो लास्ट हमारी फिंगर होती है लिटिल फिंगर के, उसकी अंदर वाली हड्डियों में होता है। तो इसमें भी जो अगर रॉन्ग पंच लगे, आपकी बोन्स वीक हो, कभी आपका हाथ थोड़ा सा लूज हो और पंच लग जाए, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं और ये बहुत कॉमन होता है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये भी ठीक जल्दी हो जाता है। इसमें भी फ्रैक्चर है। इसमें आप देखें कि अंगूठे के साथ वाली उंगली जो रेड सर्कल हुए हैं, इसमें 2 फ्रैक्चर्स हुए हैं। ये भी बॉक्सिंग के दौरान ही है, पंच लगता है तो उसकी वजह से हो जाता है।
अगर आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे अपनी वो पिक्चर देखेंगे तो इसमें अगर आप रिस्ट देखेंगे, इनकी रिस्ट में अगर आप ध्यान दें तो इसमें रिस्ट में स्वेलिंग है। ये भी एक बॉक्सर की है पिक्चर, इसका मैंने फेस काट दिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपकी रिस्ट के ऊपर आपको स्वेलिंग दिखेगी। तो ये भी एक इसको बॉसिंग बोलते हैं, जो रिस्ट के आगे स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, ये पिक्चर फेलिक्स की है, जो 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, क्यूबा के हैं। इससे पहले जब मैं मिला था तो उससे पहले मैंने बॉसिंग जो वर्ड था सिर्फ पढ़ा था और सुना था। जब मैंने इनसे हाथ मिलाया, अगर आप इन दो हमारा हाथ का देखें तो आप इनकी रिस्ट देखें तो आपको खुद एहसास होगा कि इनकी रिस्ट कितनी डिफॉर्म्ड सी है। तो ये पोर्शन जो मैं कि पहली बार मैंने जब इनसे हाथ मिलाया और मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी, तो मुझे पहली बार वो जो किताब में चीज पढ़ी थी, सुना था जिसके बारे में, तो वो देखने को मिली। और मुझे इतनी हैरानगी हुई कि इस आदमी को देख के कि इतनी इंजरीज के बाद भी उसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और साथ में आप देख रहे हैं हमारे कोच साहब बहुत बड़ी स्माइल दे रहे हैं उनको देख के। ये आजकल, उस टाइम ये दोनों प्लेयर थे बड़े अच्छे और आजकल दोनों कोच बन गए हैं, सुरंजय जी और जय पाटिल। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम बैक पे जाएंगे। बैक इंजरीज में मोस्ट कॉमनली हमारे जो अपर पोर्शन में देखें तो जहां पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है इस पिक्चर में, तो ये पोर्शन मैक्सिमम बच्चे जो हैं कंप्लेन करते हैं ये टाइट हो गया है। बड़े सारे बॉक्सर्स की जब अपनी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद जब आएंगे तो बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो ये यहाँ पे इनको टाइटनेस महसूस होती है, पेन महसूस होती है। तो ये बेसिकली ये जो पेन है, क्योंकि आप इस पोर्शन पे ज्यादा वर्कआउट करते हैं, क्योंकि आप रिकरेंट पंचेस पे लगातार पंचेस मारते हैं, तो ये पोर्शन आपका पोस्चर ऐसा होता है, पोस्चर और पोजीशन ऐसी होती है, तो उसकी वजह से ये पोजीशन ऐसी बन जाती है आप लोगों की कि ये मतलब कि इसमें कॉम्पैक्ट सा होता है, मसल सारे टाइट हो जाते हैं। और बहुत सारे अभी हमारी जो क्लासेस चली थी उसमें रिहैबिलिटेशन में सभी ने स्ट्रेचिंग के लिए फोम यूज करने के लिए बताया था, स्ट्रेचिंग करने के लिए बताई थी, तो ये पोर्शन उसी से रिलीव होता है। मसल इंजरी बड़ी कॉमन होती है बैक में, और वर्टिब्रास जो हमारी स्पाइन होती है उसकी इंजरीज भी कॉमन होती हैं। वो बड़ी डिफरेंट लेवल की इंजरीज होती हैं, डिफरेंट प्लेयर्स पे होती है, और मोस्टली वो जब हम हैवी वर्क करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या अचानक से आपका ट्विस्ट हो जाती है बॉडी, तो उसमें वर्टिब्रास में बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें वो अल्टीमेटली वो मसल स्पैज्म होता है। ये जो रेडनेस आपको दिख रही है इस पिक्चर में, तो वो अगर आप देखें ध्यान से, ये बेसिकली क्या है कि जब आपके स्पाइन को इंजरी होती है तो वो क्या करता है, एक हमारे विशियस साइकिल होता है एक बॉडी में, मैकेनिकल सिस्टम जो इसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ये स्पाइन से नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं। जब ये स्पाइन पे इंजरी होगी वो उसको नर्व्स को कंप्रेस करेगा, और नर्व जब कंप्रेस होगी वो नर्व्स जाती है मसल्स को। तो हमारे एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, वो जब नर्व्स को वो मैसेज जाता है कि नर्व्स वहां से इरिटेट हुई, वो उसने मसल को एक प्रोटेक्शन के लिए उसको मसल को टाइट कर देता है। और जब वो मसल टाइट होता है तो उससे क्या होगा, वो प्रेशर द्वारा स्पाइन पे डालेगा, तो वो एक साइकिल चलता है। तो वो क्या होता है, वो प्रेशर, वो एक साइकिल कभी टूट नहीं पाता। और पेशेंट जो बॉक्सर्स होते हैं बड़े लंबे टाइम के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, मुझे बैक पेन ठीक नहीं हो रही है। तो वो इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। आप इसमें खुद एक्सपेरिमेंट मत करिए, उसमें देखिए कि आपको दिक्कत कहाँ पे, इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एमआरआई करवाइए, एक्सरे करवाइए, कंसल्ट करिए डॉक्टर को। क्योंकि इसमें अगर आपको ये साइकिल टूट नहीं रहा है, और पर्टिकुलरली जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद ज्यादा हो जाती है, या जब सुबह सुबह आप उठते हैं तब ज्यादा हो जाती है, तो ये इसका मतलब कि अंदर आपके स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो चुकी है। और कई बार वो पेन आपको रेडिएट करके आपकी टांगों में जाना शुरू कर देती है, आपकी बैक ऑफ थाई से निकलना शुरू कर देती है। तो ये चीजें सारी फैक्टर्स आपको दिमाग में रख के चलनी है। नेक्स्ट अब हम लोअर लिम्ब पे आएंगे। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम भी, मुझे क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे बाद में। लोअर लिम्स की बात करें तो आप ये 3 स्पॉट देख रहे हैं, तो ये 3 मेन फोकस होते हैं हमारे ना, जैसे लोअर लिम्स के 3 जॉइंट हैं, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। तो हिप जॉइंट में जो कॉमन इंजरीज हमने देखी है विद जो बॉक्सर्स हैं हमारी, इसमें हमने बड़ी प्रॉब्लम फेस की। हमारे मनोज बॉक्सर हैं, उनको काफी देर हिप जॉइंट की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन मैं उस बॉक्सर को सलूट करता हूँ कि उसने इतनी दिक्कत के बाद भी इतना लंबा कैरियर रखा, उसको काफी देर से ये दिक्कत थी। तो इसमें क्या है कि इसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके जो लिगामेंट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे अगर आप हैंड के कंपैरिजन, अगर आपका हाथ की एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर देखें, तो बड़े ऊपर ऊपर दिखते हैं, एंकल के, फुट के भी ऊपर दिखते हैं, लेकिन जो हमारा हिप जॉइंट है वो बड़ा डीप होता है, अंदर होता है।
तो उसमें क्या है कि कई बार आपको स्टार्ट में जब पेन दिखती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो और वो थोड़ी देर रेस्ट करते हो तो फिर हो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है, जैसे रनिंग की या एक्सरसाइज की। तो इस पे आपने जरूर ध्यान देना है। जो डीप पेन है इसको डायग्नोज करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो मूवमेंट्स पे पेन हो रही है, जहाँ मूवमेंट पे आपने चलना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया तो उस पे दिक्कत आ रही है, तो वो सारे फैक्टर्स करना है, उसमें आपने ध्यान देना है। अब नी जॉइंट है, नी जॉइंट जो है नी जॉइंट में अगर आप देखें तो इसमें बड़े सारे लिगामेंट्स होते हैं। आपने सबसे कॉमन जो देखा हुआ है आपने कि इसमें जो बड़े प्लेयर्स का जिसकी वजह से कैरियर खत्म हो जाता है वो ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। बहुत कॉमन, आपने बड़े लोगों से सुना होगा, जी मेरे ACL इंजरी होगी तो मुझे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी, तो उसकी वजह से। तो अंदर हम नी जॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट होता है। दोनों जॉइंट्स के, नी जॉइंट के साइड पे अगर बात करें तो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। तो इन लिगामेंट्स की इंजरीज जो होती है, अगर आपका AC, मैं एक एक पॉइंट पे चलता हूँ, ACL जो इंजरीज है, जो अगर हम करें, ये सबसे छोटा लिगामेंट होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है बॉडी का। और इसमें अगर आपको डैमेज होता है तो इसमें आपको कोई भी पेन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक फीलिंग आती है। जब आप चलते हो तो आपको लगता है कि आपका घुटना निकल जाएगा और ये एक कटक की आवाज जरूर सुनाई देगी। अगर आपको किसी को हुआ होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो उसकी वजह से आपको ये लगेगा कि हाँ, कि मुझे आवाज आई थी, टक ऐसे टूटने की आवाज होती है ना, वैसी आई थी। और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट थोड़ा सा उससे कम वीक होता है, उसका फंक्शन थोड़ा सा कम होता है और वो उसमें इंजरीज भी कंपैरेटिवली कम होती है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो नी जॉइंट के अंदर की तरफ, आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर साइड पे हाथ लगाते हैं तो आपको मीठी मीठी पेन रहती है, तो वो लिगामेंट की इंजरी है। इसी तरह लेटरल साइड पे, बाहर की साइड पे भी होती है। मेनिस्कस, हमारे जो दो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट के ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में मेनिस्कस होते हैं। ये बेसिकली कुशन का काम करते हैं। तो कई बॉक्सर्स को इनमें भी इंजरी हो जाती है। अगर हैवी वेट वाले बॉक्सर्स में इसमें ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि वेट प्रेशर पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये जो मेनिस्कस होते हैं, ये लिगामेंट से भी ज्यादा, इनकी हालत टेंडन से भी ज्यादा कम की बुरी हालत होती है कंपेयर, क्योंकि इनके में ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती है, बड़ी मिनिमम ब्लड सप्लाई होती है। और जो पोर्शन एक बार इनका डेड हो जाए तो उसको ऑपरेट करके उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो इसलिए मेनिस्कस का आपने ध्यान रखना कि अगर आपको कभी कोई पेन होती है और आप अपना CT स्कैन या MRI करवाते हो और उसमें ये आती है, तो उसमें कोशिश करो कि आपने डॉक्टर से या सर्जन से, जिसको भी आपको, मतलब आपका कंसल्टेंट है, जो भी आप जिसके साथ डील करते हो, उससे डिस्कस करके इसको जल्दी से ठीक करवाने के लिए बहुत जरूरी होता है। वरना ये ज्यादा डैमेज होता जाएगा और आपके नी जॉइंट के प्रेशर ज्यादा पड़ता जाएगा। फिर बर्साइटस है। बर्साइटस जो बर्साज हमारे आगे पीछे होता है, आपने कई बार देखा होगा, प्लेयर्स के भी होता है और कई बार बिना प्लेयर्स के भी होती है। अगर आप नी का पिछला हिस्सा देखें, जो जहाँ पे हम टांग बेंड करते हैं, तो वहां पे स्वेलिंग रहती है। तो वो बेसिकली बर्सा होता है, जो फ्लूइड सा होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और वो फूल जाता है। तो कई बार वो विदाउट पेन होता है, लेकिन वो उसमें क्या है कि स्वेलिंग आने की वजह से उसमें आपकी लेग पूरी जो है बेंड नहीं हो पाती है। कई बार उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। टेंडनाइटिस, जो टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन होती है। कई बार आपने पटेला देखा होगा, आपने आज भी किसी ने क्वेश्चन किया था, पटेलो जो इसमें लिगामेंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो उसकी वजह से हो जाता है। तो उसमें जो टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो तो उसे टेंडनाइटिस कहेंगे। जो हमारे, आपने ऊपर से जो थाइस के जो मसल आते हैं, हमारे पटेला, जो नी कैप जिसको बोलते हैं, उसको कवर करते हुए नीचे जाके जुड़ जाते हैं। तो वो उसमें उसके एंड पॉइंट पे जब इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, तो टेंडनाइटिस हो जाता है उसको। नेक्स्ट हम एंकल पे चलेंगे। ये दोनों बॉक्सर्स हमारे कैंपर्स हैं। इसमें इन दोनों को अलग अलग टाइम पे इंजरी हुई है। तो इसमें इमीडिएटली इनका, मोस्टली अगर आपके शूज अच्छे नहीं हैं और कभी सरफेस अच्छी नहीं है, कभी आपने शूज टाइटली या अच्छे तरीके से बांधे नहीं हुए हैं और आपका सडनली पाँव मुड़ जाता है रनिंग करते हुए, रिंग में कभी भी, तो मैं ज्यादातर जो इंजरी होती है वो बाहर के हिस्से से होती है। तो इसमें जो लेटरल लिगामेंट होता है, टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है, तो उसमें स्प्रेन आ जाता है। कई बार डैमेज ज्यादा होता है। वो 3 कैटेगरीज होती हैं, ग्रेड 1, 2, 3 अलग अलग होते हैं, वो क्लिनिकल पार्ट है।
तो वो उसमें आपको इमीडिएटली ये देखेंगे कि बॉक्सर्स इमीडिएटली उसी टाइम फटाफट पाँव पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये एंकल की जो मोस्ट कॉमन इंजरी इसी में ज्यादातर आती है। नेक्स्ट। फिर एंकल जॉइंट के स्प्रेन, स्ट्रेन्स, एक्लिस टेंडनोपैथी होती है। एक्लिस टेंडनोपैथी भी बहुत कॉमन होती है। इसमें अगर आप फुट का जो पिछला पोर्शन है और जहां से आपका काफ मसल आके जुड़ता है, तो उस पोर्शन पे कई बार आप हाथ लगाते हैं तो दर्द होती है। कई बार आप जैसे बोलते हैं कि सुबह सुबह उठता हूं मैं, तो मुझे उठते ही मेरा पाँव नीचे नहीं लगता, बड़ी पेन होती है। तो उस चक्कर में तो आपने वो एक्लिस टेंडिनोपैथी होती है। तो वो चीज का आपने ध्यान रखना है कि इस कंडीशंस में जो लिगामेंट्स हैं आपका, जहां पे उसकी इंसर्शन हो रही है, मतलब इंसर्शन मींस जो आपका काफ मसल है वो ऊपर से आता है और नीचे आके आपके जिस एंकल पे जुड़ता है वो मोस्ट टेंडर पॉइंट हो जाता है, उसको हाथ भी नहीं लगाने देते। और उसमें क्या है कि कई बारी जो फ्रंट के पोर्शंस हैं, अगर आप अंगूठे के पास जाएं तो कई बारी उस पे, अभी जैसे हमारा नवीन बॉक्सर है, उसको उस पोर्शन पे काफी दिक्कत हो रही थी। तो जब हमने वो उसको MRI वगैरह करवाया तो उसको जो उसका फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट था तो उसमें काफी दिक्कत आ रही थी उसको। तो उसमें उसको इन्फ्लेमेशन हो गई थी उसमें, और उसका भी अल्टीमेटली ट्रीटमेंट है इन चीजों का। और लेकिन जब उसमें मैंने फाइंड आउट किया, बाकी फैक्टर्स भी देखे, तो जो हमारे स्पारिंग शूज होते हैं वो कई बार उसका पैडेड नहीं होते, वो मतलब इतना उसका पैड खत्म हो गया होता है, या आप अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, कई बार आपके शूज थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, या कई लोगों को आदत होती है वो फ्रंट फुट पे आप मूवमेंट ज्यादा करते हैं। अगर आपने देखा हो तो उनका मूवमेंट जो प्रेशर जो है ज्यादातर रहता है, तो उस पे भी जो आपका फर्स्ट जॉइंट है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस कंडीशंस में भी फिर पेन कंप्लेन करता है सारा, मतलब और रेडिएशन आती है उसकी बैक की तरफ आती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने बेसिक इंजरीज की मैंने बात की है। इसमें मैंने इतनी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अगर एक एक जॉइंट को, अगर मैं एक इंजरीज को भी लेने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे लगता है कि एक इंजरी पे एक चैप्टर हो सकता है हमारा। तो मैंने इसको इन ब्रॉड इसको करने की कोशिश की है। अब जो इंजरी पार्ट जो है, अब हमारा गोल और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो कोई भी बॉक्सर अगर इंजर्ड हो जाता है तो हमें उसकी इंजरी को रिस्टोर करना है, और हमें ये करना है कि कोशिश करनी है कि उसको जितनी जल्दी ठीक कर सकें उसको ठीक करें, और उसकी स्पोर्ट्स की पार्टिसिपेशन वापिस करने हैं उसको, ताकि वो रिंग में वापिस आ सके। लेकिन कैसे? इन सेफ एंड टाइमली मैनर। टाइमली सेफ मतलब कि उसको ये ना हो कि वो 100% रिकवर्ड नहीं है और आपने उसको पुश कर दिया कि भाई चल कुछ नहीं होता, बाकी थोड़ा बहुत ठीक होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो हमने वो दोनों चीजों का कंपैरिजन करके देखना है। उसमें ये हमने पूछना है कि भाई उसकी जो उसकी इंजरी का रिकवरी है उसकी इस काबिल हो चुका है कि वो अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर सके और उसको उसका टाइम भी खराब ना हो। नेक्स्ट इज पेन और स्वेलिंग। हमने ये पेन, उसकी हमारी अप्रोच क्या है, सबसे पहले अगर किसी को इंजरी होती है तो उसकी पेन और हमने स्वेलिंग जो है उसको वो देखना है, उसको मॉनिटर करना है, उसको कम करना है। फिर उसकी जो जॉइंट की, अगर किसी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है तो हमने उसका देखना है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कैसी है, उसकी मोबिलिटी कितनी है, वो इतना एबल कर रहा है अपने आप को मूव करने के लिए, या उसको स्ट्रेंथ नेक्स्ट उसको मसल स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसको एंडोरेंस की जरूरत है, उसकी रिकवरी मसल्स की हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके नेक्स्ट हमने उसके क्या करना है कि उसकी कोऑर्डिनेशन भी देखनी है और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक्स भी देखनी है हमने। तो ये हमारी बेसिकली गोल और ये अप्रोच होनी चाहिए हमने जब किसी बॉक्सर्स को इंजरी होती है। नेक्स्ट। फिर हम अगर किसी को सपोज इनमें से कोई इंजरी हो जाती है तो हमें नेक्स्ट इज हमारा ट्रीटमेंट। तो एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है कि जिसमें आपका मेडिसिन के बिना काम चलेगा, दैट इज प्राइस। ठीक है, जो प्राइस है, सबसे पहले अगर सपोज किसी बॉक्सर को इंजरी हो जाती है, चाहे रिंग साइड पे होती है या कंपटीशन, इन कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन, ट्रेनिंग करते हुए, तो सबसे पहले P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। तो हमने उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अगर वो गिरा है, सपोज उसको इंजरी हुई है, तो पहले हमने उसको असेस करना है, देखना है उसको इंजरी कहाँ पे हुई है, किस पोर्शन पे हुई है, और हमने उस पोर्शन को मूव नहीं करना है। सपोज अगर वो उसको नी इंजरी हुई है तो वो गिर गया है तो नीचे बैठा हुआ, तो ये नहीं है कि हम उसे बोले खड़ा हो जा, चल बाहर निकल। नो, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, पहले उसको पूछो कि वो ठीक है। हमने उस जॉइंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि उसको और इंजरी ना हो, उसको और डैमेज ना हो उस पोर्शन को। तो उसके बाद हमने, अगर नी को स्पोज हुई है तो हमने क्या करना है, उसको एक स्प्लिंट लगाना है,
उस एरिया को हमने बांधने की कोशिश करनी है। चाहे हमारे पास जो उस टाइम ये नहीं हमने देखना है कि चल बाजार जा फटाफट ये सामान लेके आ, हमने जो अवेलेबल सोर्सेज है हमारे पास, रिसोर्स है, उसको हमने यूज करना है। उसमें आपके पास बॉक्सेस के पास बैंडेज हमेशा होती है। अगर आपके पास स्प्लिंग है, स्प्लिंट्स है, स्लिंग है, कोई प्रोटेक्टिव टेप्स है, कुछ नहीं है, ब्रेस है, नहीं मिलेगा तो आपके पास वो कोई कार्डबोर्ड है, न्यूज़पेपर है, आप उसके साथ उसको बांध सकते हो ताकि उसको एक सपोर्ट मिल जाए। नेक्स्ट इज रेस्ट। रेस्ट में आपने बेसिकली हम रेस्ट को क्यों देते हैं? रेस्ट इज बेसिकली जो अपने बॉडी का अपना सिस्टम है हीलिंग होने का, क्योंकि हर एक बॉडी में एक हीलिंग सिस्टम मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर आपको चोट लगती है, अगर आप उसको छोड़ दोगे, आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो बॉडी अपने आप को उसको जितना रिकवर कर सकती है वो उतनी 100% उस पर एफर्ट करती है। तो हम उसको इसलिए रेस्ट देते हैं ताकि बॉडी का जो अपना मैकेनिज्म है उसको खुद रिकवर करे और उसको प्रॉपर रेस्ट देके उसको जैसे जो अपना उसका ब्लड फ्लो है उसको अपनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से उसकी हीलिंग होना चाहती है, विदाउट मेडिसिन जो उसकी नेचुरल वे से उसकी हीलिंग होना चाहती है, वो उसको हीलिंग का टाइम मिले। और इसमें हमने क्या रेस्ट और कैसे देनी है, उस पार्ट को भी रेस्ट देनी है। सपोज जैसे अगर आपको एंकल में या अपने नी जॉइंट में कहीं इंजरी हुई है तो आपने वॉशरूम जाना है, आगे पीछे मूव करना है, तो आपको क्लचेस को यूज करें। अगर आपके अपर पार्ट में बॉडी के चोट लगी है तो आप अपने स्लिंग बांधे उसको, बॉडी को आपने देखा होगा कि हम बैंडेज बांध के गले में बांध के उसके बॉडी को की हाथ से बांध देते हैं ताकि उसको मूवमेंट ना हो, उसको रेस्ट मिले। फिर आइस आपको सबको पता है कि अब तो ये बेसिक चीज हो गई है कि बॉक्सर्स जब भी ट्रेनिंग करते हैं उनको कहीं पे भी थोड़ी सी भी चोट आती है तो वो उनको एक बोला जाता है कि इसको आइस करो। इमीडिएट जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो आइस होता है। और इसमें आइस हमने कितनी करनी है, ये बड़ा एक क्वेश्चन होता है। कई बार बॉक्सर पूछते हैं जी मैंने एक बार की थी, मैंने 2 बार की थी। अगर आपको चोट ज्यादा लगी है तो आपने 20 मिनट आइस करनी है हर 2 घंटे के बाद, जब तक आप सोए नहीं हो। ये नहीं है कि आप बॉक्सर सो गया हो तो उसको उठाओ, चल भाई तेरे का आइस का 2 घंटे हो गए, तेरे को आइस का टाइम हो गया, नहीं। जब तक वो जाग रहा है तो तब तक आपने आइसिंग करनी है उसको हर 2-2 घंटे के बाद और 20 मिनट के लिए। और मैं इसमें क्यों करते हैं आइसिंग, हमारा क्या होता है कि आइस का मैकेनिज्म क्या होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर कोई भी आप पाइप लेते हैं पानी की, अगर उसमें देखें तो वो हार्ड हो जाती है, देखा है ना आपने, वो सर्दियों में सख्त हो जाती है और गर्मियों में वो फ्लेक्सिबल सी होती है वो। और सर्दियों में अगर आप उसी पाइप में अगर एकदम से गर्म पानी फेंकेंगे या कुछ उसको थोड़ा सा भी मोड़ेंगे तो उसमें लीकेज आ जाती है, टूट जाती है। तो उसको क्या करते हैं हम, आइस के मैकेनिज्म से उसको हमने बिल्कुल उसको ठंडा कर देना है, उसको कोल्ड कर देना, उसको टाइट कर देना है। उसे वासोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। वासोकंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि जो आपका डैमेज हुआ होता है टिश्यू, जिसमें से आपका ब्लड निकल रहा है या फ्लूइड निकल रहे हैं, जो स्वेलिंग होनी होती है वो एकदम से सबसाइड होना शुरू हो जाती है ताकि उसमें और स्वेलिंग ना आए। ये आइस का मैकेनिज्म है। अब आता है सी से इज कंप्रेशन। कंप्रेशन हमने क्या करना है कि जो पार्ट इंजर्ड है उसको हमने बांधना है, लेकिन बांधना कैसे है कि वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि उसका ब्लड फ्लो रुक जाए और इतना लूज भी नहीं होना चाहिए कि वो जो आपने बैंडेज बांधी है वो असर ही ना कर रही हो। तो इसलिए आप उसे कंप्रेशन दीजिए अपने अपने आइडिया से। अगर आपको समझ नहीं आता है आप अपने कोच से या डॉक्टर से डिस्कस करिए जो अवेलेबल है, अपने फिजियोज हैं आपके पास, आजकल सबके पास होते हैं। और इस कंप्रेशन को कैसे करना है आपने, इसके लिए नंबर ऑफ जो रैप्स होते हैं, बैंडेजेस अवेलेबल हैं डिफरेंट साइज की, 2 से लेके 6 इंचेस तक आपको अवेलेबल मिलती हैं। हर जैसे रिस्ट के लिए आपको छोटा साइज चाहिए होगा, एल्बो के लिए थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, एंकल या अपने नी जॉइंट को करना है तो उसके लिए वो और थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। तो ये डिफरेंट साइजेस आते हैं। और लास्ट इज ई फॉर एलिवेशन। अब एलिवेशन हमने क्यों करनी है, क्योंकि जो आपका ब्लड, आपको जो स्वेलिंग हुई है, जो फ्लूइड अकोमोलेट हुआ है उस पोर्शन पे जहां पे आपको इंजरी हुई है, तो उसको आपने कैसे, अगर जब तक आपको ग्रेविटी के थ्रू उसको नहीं करेंगे तो वो वहां पे टिका रहेगा। तो उसको हमने ग्रेविटी से आपको नीचे को फ्लो करना है। जैसे अगर सपोज आपके पाँव को, एंकल को लगी हुई है तो आपने क्या करना है, लेटना है और आपके पाँव के नीचे 2 या 3 पिल्लो होने चाहिए इस लेवल तक कि वो उसका आपके पाँव का जो हाइट है वो आपके हार्ट से, आपके दिल से ऊंची होनी चाहिए, सो दैट कि जो उसका फ्लो है वो नीचे को हो जाए। अगर आप पैरेलल लेटे होंगे तो आप सोच सकते हैं खड़ा पानी होगा तो वो पानी वहीं पे रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको एक साइड से उठा देंगे तो पानी जहां की तरफ नीचे की तरफ होगा वहां पे वो बहना शुरू कर देगा। तो ये एलिवेशन इसलिए करते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल पार्ट।
तो मेडिकल पार्ट में अब ये डिपेंड करता है कि उसको किसी भी बॉक्सर को इंजरी कैसे हुई है। अगर सपोज उसको नेजल फ्रैक्चर हुआ है तो वो एक ईएनटी कंसल्टेशन से या जो आपका टीम डॉक्टर है वो डिसाइड करता है कि वो उसको कौन सी इंजरी है, उसको कैसा ट्रीटमेंट चलेगा, वो टोटली आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। और मेरी ये एडवाइस रहेगी, अगर आपके पास फिजियो या डॉक्टर है तो आप खुद उनको दीजिए कि उनका काम उनको करने दीजिए। और अगर नहीं है तो बेस्ट पार्ट है जो आपका प्रोटेक्टिव जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो आप रिंग साइड पे दे सकते हैं, उसके बाद आप इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करें, उससे डॉक्टर से डिस्कस करें और उसको ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, ताकि उसकी जल्दी से रिहैबिलिटेशन भी हो सके। तो ये मेडिकल पार्ट जो डॉक्टर का रहेगा वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंजरी के ऊपर। तो नेचर ऑफ इंजरी से आप यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कई बारी आपको जैसे किसी इंजरी को 3 महीने भी लगते हैं, वो इंजरी जो है वो 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। तो ये जो मेडिकल पार्ट है ये डिफरेंट इंजरीज के लिए डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन। अगर आप रिहैबिलिटेशन पे जाएं तो अगर आप इसकी बात करेंगे, जो भी बॉक्सर इंजर्ड होता है उसका वापस आना उसकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी क्वालिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन कैसी है, कितनी जल्दी रिहैबिलिटेशन उसने स्टार्ट किया और उसका जो इफेक्ट था रिहैबिलिटेशन का कितने टाइम पे था, कैसे था और कितनी एडिक्वेट डोज में था। ये क्वालिफाइड जो एक्सपीरियंस्ड फिजियोज हैं जो टीम के साथ हैं, उनके साथ वो अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो एकदम से आपको जो भी हमारे जैसे कैंप में जो इंजरीज होती हैं, तो इट इज नॉट कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूं तो मैंने उसको दवाई लिख के दे दी तो चलो जी बात खत्म हो गई, हो जाएगा ठीक, या उसको फिजियो ने देख लिया तो वो खत्म हो गया। नहीं, ये टीम एफर्ट होता है। इसमें आप फिजियोज और डॉक्टर्स मिलके वो डिसाइड करते हैं जो वो इसमें उसका जो ट्रीटमेंट होगा, उसका जो इंजरी पार्ट होगी, पहले उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा, फिर देन उसका रिहैबिलिटेशन चलेगा। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हम जैसे बोलेंगे कि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, जैसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होती है, इट्स लाइक ए एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं। फिर उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसमें सुपरविजन होगी और उसमें हम प्रोग्रेस देखेंगे। ठीक है, कि आपने ये नहीं है कि आपका रोल यहीं पे खत्म हो गया कि आपने बता दिया कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, इतने दिन के लिए करनी है, चलो जी जाओ। नहीं, आपने उसको मॉनिटर करना है। अगर आप टीम के साथ हो या वो बच्चा आपकी सुपरविजन में है, आपके अंडर है या आपकी नजर के सामने है, तो आपको उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसका प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी। उसको अपने टाइम के टाइम डिपेंड करता है उसकी जो नेचर ऑफ इंजरी है उसके हिसाब से उसकी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है वो देखनी है आपने। और ये सुपरविजन जहाँ डॉक्टर करेगा या फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, लेकिन इसके साथ आपको ट्रेनर और कोच को भी इन्वॉल्व करना है। अब इसको समराइज करें तो अगर देखें तो जो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है और पर्टिकुलरली कॉम्बैट स्पोर्ट्स जितने भी हैं, तो इसमें इंजरीज बहुत ज्यादा हैं। हम इंजरी को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि इंजरीज मैक्सिमम एक्सीडेंटल होती हैं, लेकिन हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। और उसकी अवॉइडेंस का क्या है सीन, हमारी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म और हमारा ट्रेनिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर हमें इंजरी होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि वार्म अप और कूल डाउन। जो हर एक अगर आप सेमिनार देखें, इवन कोचेस को देखें, फिजियोस को देखें, डॉक्टर, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स जितने भी हैं, तो उनका ये इसके ऊपर बहुत जोर रहता है आजकल। इवन आपके कोचेस जो होते हैं वो वार्म अप के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपका वार्म अप अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर आपकी बॉडी अब वार्म अप अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं है वो ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपने अपनी बॉडी को तैयार करना है, उसके लिए आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। और हर गेम का अपना तरीका है वार्म अप करने का, हर मैकेनिक अपनी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप्स होते हैं। और डिफिकल्टी कूल डाउन में आती है कि कूल डाउन में क्या है कि जब भी आप देखते हैं बॉक्सर थक जाता है, ठीक है, अगर आपका हार्ड सेशन गया, ट्रेनिंग इंटेंसिटी आपकी हार्ड रही है, तो उसकी पूरी तरह से ड्रेन हो गया हुआ है, तो वो लास्ट में वो कूल डाउन में थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करता है। नेचुरली वो बच्चा है, थक गया है, तो उसके एफर्ट बेचारे की एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो वो उसका वो होता है कि चले यार जहाँ पे 20 मिनट करना था 10 मिनट में निकाल दें वो उन चीजों को। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपका स्ट्रेचिंग और फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल स्ट्रेचिंग इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है, एक स्टैटिक होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा दोनों में वार्म अप में अलग से आएगी और कूल डाउन में अलग से आएगी।
तो उसमें आपका स्ट्रेचिंग का भी उतना ही रोल है, क्योंकि आप मसल को एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है, उसको ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन जब आपने कूल डाउन होना है, तो आपने जो आपका मसल बहुत ज्यादा कंडीशनड हो गया था, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, तो तब हमने उसको कूल डाउन करना, तब आप उसका जो स्ट्रेचिंग होगी तब थोड़ी सी डिफरेंट होगी इन चीजों के लिए। नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग इसलिए क्योंकि जितना आप फिजिकली अपने आप को कंडीशन करेंगे सिचुएशंस के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से, उतने इंजरीज के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी जिस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है और वो आप वो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब कि आप अपनी बॉडी को ओवरलोड कर रहे हो, उसको स्ट्रेस कर रहे हो, तो उससे भी आपके जो मसल के टिश्यूज हैं जो उसको डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और फिर क्या है कि ये जो ये 4 पार्ट बताए हैं मैंने, आप जब भी आप देखेंगे, अगर आपकी फिजिकल कंडीशनिंग अच्छी है, आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छी है, आपकी स्ट्रेचिंग जो जॉइंट की मोबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे से सारा कुछ इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, जब भी आपको इंजरी होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। रीजन, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपके मसल्स सारे कंडीशनड हैं इन चीजों के लिए। अगर आपको सपोज कि अगर आप गिरते हैं, तो आपका जो बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है, आपके जॉइंट की मोबिलिटी होती है, वो जो एक ब्रेन से एकदम से स्टिमुलस जाता है, एक मैसेज जाता है, तो आप एकदम से उस कंडीशन को अडेप्ट कर लेते हो। अगर आप गिरते हो, आप अपने आप को संभाल लेते हो, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, अगर आपका कंडीशन अच्छा, बॉडी का अच्छा है। फिर नेक्स्ट इज प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट में हमारे जो बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं, नाम क्या लेना, पबजी में बड़े बिजी होते हैं रात को, तो उसमें इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपकी रेस्ट अच्छी नहीं होगी तो आपकी रिकवरी नहीं होगी और आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब। तो रेस्ट, अभी देखते हैं कि क्यों कई बार बॉक्सर्स शाम की ट्रेनिंग करते हैं, रात को आजकल मीडिया की वजह से या फैसिलिटीज ऐसी हैं, नेट ऐसा है, तो कोई ना कोई गेम बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाता है, तो बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक गेम पे लगे रहते हैं। फिर सुबह 6 बजे ट्रेनिंग के जाना, आपने 7 बजे जाना, तो जो आपको मिनिमम 8 आवर्स की रेस्ट है वो आपकी नहीं हो पाई। जब आपकी रेस्ट नहीं हो पाई तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, और जब आपकी रिकवरी नहीं हो पाई तो आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और उसमें क्या होगा, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, बॉडी आपकी साथ नहीं दे रही है, तो उसमें द्वारा आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन और डाइट और पानी, हाइड्रेशन, आपने कितना एफर्ट किया है, उसके एफर्ट के हिसाब से आपकी बॉडी को जितना आपने ताकत जोर लगाया, जितना आप एनर्जी बर्न करके आए हो अपनी, जितना आपने एफर्ट किया हुआ है, तो उस चीज को, उस टिश्यूज को रिकवर करने के लिए, उस मसल्स को रिकवर करने के लिए आपको उतनी अच्छी डाइट भी चाहिए। उस डाइट के साथ आपके अंदर हाइड्रेशन, पानी की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है डाइट और न्यूट्रिशन के चैप्टर में की काफी डिटेल में डिस्कस हुए हैं हमारे जो मॉर्निंग के सेशन में है। हाइड्रेशन में उसमें बहुत अच्छा सा बताया गया हुआ है, तो इन चीजों पे मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपने काफी देखा है। नेक्स्ट इज फेयर प्ले। फेयर प्ले जो है, हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खेले। जब आप स्टार्ट करोगे तो सामने वाला भी फेयर प्ले खेलेगा। और जो ज्यादातर इंजरी जो होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आप बोलते हो कि उसने सिर मारा या उसने ऐसे किया तो मेरे को इंजरी हुई। तो ये इसमें मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे को शुरू से ही ये चीज सिखाई जाए, जैसे आप इतनी अच्छी कोचिंग देते हो, अगर उनको ये भी सिखाया जाए कि बच्चे नहीं, अगर वो किसी दिन गलत कर रहा है, कई बार ये होता है जैसे नंबर 1, 2 में इतना क्लोज कंपटीशन होता है, तो नंबर 2 को कभी कभी वो जील सी आ जाती है कि नहीं, आज मैं ऐसे भी मार दूं, कुछ नहीं होगा, वो जीतना है उसको। लेकिन वो ट्रेनिंग अगर आप बचपन से दे कि बेटा जीतना है तो मुक्के से जीतना है, गलत खेल के नहीं जीतना है, तो वो फेयर प्ले फ्रॉम डे 1 से आपको सिखाना है। वो लास्ट स्टेज पे नहीं आके आएगा, क्योंकि वो हैबिट बन जाती है। तो वो फेयर प्ले होना भी आपकी इंजरीज को प्रिवेंशन करता है। एंड फाइनली लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जो कोचेस हैं, उनको उनकी बच्चों की इंजरीज को समझना है, उनकी जो इंजरी की रिहैबिलिटेशन है उसको समझना है, और उसके जो प्लान चल रहा है उसके ट्रीटमेंट का, जो भी, चाहे वो फिजियो से करवा रहा है, डॉक्टर से करवा रहा है, कहीं बाहर से करवा रहा है, तो वो जो जितना भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको कोचेस का इन्वॉल्व होना, उसको समझना और उस बच्चे को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को जल्दी होती है,
कंपटीशन पास आ रहा है, कोई सा मैं ट्रेनिंग मैंने करनी है, कोई बात नहीं, मैं बाद में देखूंगा। लेकिन अगर वो कोच अगर डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, फिजियो से डिस्कस करते हैं और उनको लगता है कि अभी इस बच्चे का रिंग में वापस आना ठीक नहीं है, तो वो कोच, क्योंकि वो बच्चे कोच से ज्यादा किसी की नहीं सुनते, वो डॉक्टर की भी नहीं सुनेंगे। तो बेस्ट यही होता है कि अगर कोच इन चीजों को अप्रिशिएट करे, इस प्लान को समझने की कोशिश करे, तो वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। और लास्ट में आए नेक्स्ट स्लाइड। मैं लास्ट में थैंक्स बोलूंगा नितिन को, हमारे वीडियो एनालिस्ट, स्मार्ट लड़का है, हमारे साथ हमेशा होते हैं। जो जितनी भी फोटोग्राफ्स और जितनी भी वीडियोस जो है हमें दी हुई हैं, जो नितिन ने दी है, आई एम रियली थैंकफुल टू फॉर दीज ऑल दीज फोटोग्राफ्स जो नितिन आपने दी है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो इतनी पेशेंस से मेरे को 1 घंटे से सुन रहे हैं। थैंक यू। There is one question from H. Bala. Nasal injuries of DNS, sinusitis, how to take care while doing boxing and in later veteran ages. I would like to suggest for this, जो later age में है, क्योंकि देखिए बॉक्सर्स हैं, उनको नोज में इंजरी होगी ही होगी। तो अगर आपको डिफिकल्टी है ब्रीदिंग में, या आपको लगता है कि आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप बेस्ट होगा उसका ट्रीटमेंट ENT डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि हो सकता है इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़े। तो वो डिपेंड करता है आपका एक्सरेज देख के, ENT सर्जन उसका CT स्कैन वगैरह करवाएगा, वो सारा कुछ करवा के, तो उसी से आपको वो देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट इज different type of hand wrappings techniques. Santiago, you just listen to this one. Okay. Different types of hand wrapping techniques used by a boxer to prevent injury, and which method is best to wrap the bandage. For example, circular pattern or crossing over knuckles, extra, which size is appropriate? I think you are the right person to give this. Proper bandaging where we cover the full. Many times it's very sloppy around here. So proper covering, what you can do to reinforce a little bit with taping, and sometimes a little cushion for the knuckles. That I would say to have a little extra protection. But make sure that they cover these areas, sometimes very, very loose. There is one more. Next is how to avoid tennis elbow. You can't avoid tennis elbow once it happened. The best is कि इसका आप रेस्ट लें। अगर आप एक्टिव बॉक्सर्स हैं तो इसके लिए आपको बैंड एल्बो सपोर्ट के लिए लेनी पड़ेगी। टेनिस एल्बो बैंड आता है, वो लगाना पड़ेगा। और मोस्टली इसकी जो एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं हमारे फिजियोज, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और लास्ट में अगर कई बार मैंने देखा है कि टेनिस एल्बो अगर एक्टिव प्लेयर्स में हो जाए तो उनको फाइनली इंजेक्शन के लिए जाना पड़ता है। और वो अगर आपको लगता है रिकरेंट हो रहा है और उससे आपकी हीलिंग अच्छी नहीं हो रही, बार बार हो रहा है, आपकी ट्रेनिंग खराब हो रही है, तो बेस्ट इज आप उसके लिए चले जाएं इंजेक्शन के लिए। और जो कोचेज हैं उनके लिए, बड़े कोचेज को ये टेनिस एल्बो की दिक्कत आती है क्योंकि वो पैड करवाते हैं तो उसमें काफी जोर लगता है, रेजिस्टेंस होती है। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, रिहैबिलिटेशन करवाएं, और वही जो फिजियो से रिहैबिलिटेशन है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेज हैं, तो उसको फॉलो करें प्लीज। Next is tennis elbow I covered. How to deal with the epistaxis frequently happen during training session. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एपिस्टेक्सिस बहुत कॉमन है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कैसल ब्लैक प्लेक्सस होता है, अंदर जिसको अपना नाम देते हैं कैसल ब्लैक प्लेक्सस होता है। उसमें क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक जगह आके इकट्ठे होते हैं। वो एक जैसे जाला जैसा होता है ना मकड़ी का, वैसे बना होता है। तो उसमें इंजरी होने की वजह से जब भी उसको टच भी करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर इससे पहले तो जो देसी फार्मूले हमारे बॉक्सर्स यूज करते हैं, जैसे नारियल का तेल लगा लो या कुछ ऐसी चीजें यूज कर लो, तो अगर इनसे फर्क पड़ता तो ठीक है। लेकिन बेस्ट इज आप उसको कॉटराइजेशन करवाएं, क्योंकि एक बार उसको कॉटराइजेशन करवाने से क्या होता है कि वो पोर्शन हमारा
आप कि जला देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जलता कि वो फॉरएवर खराब हो जाए। उसको मेडिकली हम कॉटराइज करवाएंगे तो मेडिकली उसको अंडर कंट्रोल चीजों से वो करते हैं। तो कॉटराइजेशन से क्या है कि वो जो ब्लड वेसल्स वीक हो गए होते हैं वो जल जाते हैं, वो सुखा देते हैं, तो उससे फिर इन फ्यूचर में आपको एपिस्टेक्सिस नहीं होता। Sanjay, you can read the questions also if you want. Yes, I have one here. Saurav Guha. What proper recovery did boxers have to do after get serious knockout in the ring? Oh, sorry, say again. What proper recovery does the boxer have to do after getting a serious knockout in the ring? Well, for this, there is रिकवरी के लिए तो इसमें कुछ नहीं है। यू हैव टू इसमें देखिए आपको जो हमारे आईबा का मेडिकल रूल है उसके मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो अगर नॉकआउट होता है, इसमें नॉकआउट और टेक्निकल नॉकआउट होता है, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें 1 मंथ की आपको रेस्ट बताई जाती है अगर बॉक्सर बेहोश नहीं होता तो। ठीक है, अगर बेहोश होता है और उसका टाइमिंग जो है 1 मिनट से कम है तो 3 मंथ्स की रेस्ट होती है, और अगर 1 मिनट से ज्यादा बेहोश रहता तो वो 6 मंथ्स की रेस्ट है। ये मैं अभी आपको रेस्ट पीरियड बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि अभी इसमें डबल नॉकआउट होता है। कई बार क्या होता है कि 3 महीने के जो 1 महीने की जिसको रेस्ट बताई है और उसको 3 महीने के अंदर फिर नॉकआउट हो जाता है, तो वो उसकी जो नेक्स्ट रेस्ट होगी विदाउट बेहोश हुए, उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हुआ, तो 3 महीने पे हो जाएगा। लेकिन अगर फिर वो 3 महीने के अंदर दोबारा नॉकआउट होता तो वो 1 साल के लिए हो जाएगा। तो ये एक रेस्ट है जो हमारे आईबा से मेडिकल रूल से आई है। नेक्स्ट रिकवरी उसकी जो होगी वो डिपेंड करता है उसको नेचर ऑफ इंजरी, उसको कितनी स्वेयर है और कितनी डीप है। तो उसके लिए आपको अगर तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंकशन और सबड्यूरल हेमाटोमा जो आपको मैंने अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो अगर आपकी उसको लगता है कि उसकी हालत खराब हो रही है तो आपको इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो वो डिपेंड करता है उसका फर्दर नेचर ऑफ इंजरी अंदर कितनी है और रिकवरी उसको, क्योंकि ब्रेन है इसमें मिनिमम मेडिसिन यूज होती हैं और उसका बेस्ट पार्ट होता है ब्रेन अपने आप से ज्यादा अच्छे से हील करता है, उसको रेस्ट ही देनी है आपने उसकी रिकवरी के लिए। इसके एपिस्टेक्सिस के लिए एक ने बोला टॉपिकल एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज ए जो उसको बोले टेम्पररी ट्रीटमेंट है। वो जब आपको ब्लीडिंग हुई, आप कंपटीशन के दौरान आप जैसे वो करना है तो कंपटीशन के दौरान आप एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे कटमैन भी यूज करते हैं, लेकिन वो है एक टेम्पररी ट्रीटमेंट कि आपको ब्लीडिंग हुई, आपने वो लगाया, ब्लीडिंग बंद की, आपने कंपटीशन करवा लिया। लेकिन जो बात मैंने की थी जो जिसको रिकरेंट वो हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है, जब भी वो ट्रेनिंग करता है तो उसको इंजरीज होती है, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन इज कॉटराइजेशन। Yes, you find Sanjay, any question? Yeah, from Sushil Kaushik. Is warm water bottle applied to swelling or back pain beneficial? When and how much time we do it? वार्म वाटर जो है आपको जो मैंने बताया था प्राइस में, अगर आइसिंग में उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था फॉर फर्स्ट 72 आवर्स, फॉर पहले 3 दिन आपने आइसिंग ही करनी है, क्योंकि उस टाइम आपके टिश्यूज को डैमेज हुआ होता है। तो जब आपके टिश्यू को डैमेज हुआ है तो हमने क्या किया, आप देखिए अगर एक लोकल कंसेप्ट था, अगर आप ऐसे यूज करें, जब आप अपनी बॉडी गर्म करते हैं, आप वार्म अप करते हैं या आप बॉडी को सेक देते हैं तो वो लाल हो जाती है, उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाती है। अगर आप उसमें वार्म वाटर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें सर्कुलेशन बढ़ेगी और जो पार्ट इंजर्ड है, जैसे वो ब्लड वेसल्स हैं, वहां से अगर लीकेज हो रही है तो वो और लीक होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम 72 आवर्स के लिए हमें आइसिंग करनी है। उससे क्या होता है कि हमारी कंप्रेशन रहती है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन 72 आवर्स तक हमारे ब्लड वेसल रिकवर कर जाते हैं। तो उसके बाद हम को बोलते हैं कि अब आप सेक देना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है उसके, ताकि उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको ज्यादा जाए, ब्लड उसमें ज्यादा जाए, ताकि उसकी रिकवरी ज्यादा हो। या नेक्स्ट From Pavan Sinya, how to deal with heavy nose bleeding, frequently happening during training, sparring session, or without getting hit in the nose, even in the beginning of the workout? That I already explained. We have to go for the cauterization. Okay, I think we got some answers to some questions. Thank you very much to everybody. Thank you.